हेलो गाइस, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, आज हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ को करेंगे जो कि 7th नंबर की होगी पेपर 2 एसएसटी के लिए। ठीक है, पेपर 2 एसएसटी के लिए 7th सीरीज़। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी 7th सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे नदियों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है नर्मदा और तापी नदियाँ विंध्या और सतपुड़ा से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी बार बार पढ़ा है आपने। भले ही तापी बच्चों को ध्यान ना हो, विंध्या या सतपुड़ा ये सब चीज़ें ध्यान नहीं हो, लेकिन बच्चों को नर्मदा, गंगा, जमुना, सरस्वती इस तरह से संगम में जो होती हैं आपस में तीनों, तो ये सारी नदियों के नाम अक्सर बच्चे याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, ये दोनों नदियाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कहाँ से होकर के बहती हैं। तो आंसर में यहाँ पे है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर के दो नदियाँ बहती है। देखो, दो जगह से दो नदियाँ बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दो जगह मान लिया, और इन दो जगहों से होते हुए दो नदियाँ बहती है, यानी कि नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी एवं कावेरी नदियाँ, ये चार नदियाँ सभी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्वी भारत की ओर, यानी पूरब में, पूर्वी दिशा में कह लो, पूर्व भारत में कह लो, उन सभी में जाकर के वहाँ पे गिरती है। मतलब कि महानदियाँ जो हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सभी साउथ में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। तो क से कृष्णा, क से कावेरी, ऐसे बताया था ना मैंने किसी वीडियोज़ में। तो ये ऐसे होकर के जाती हैं और सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, पूर्वी भारत, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्वी भारत की ओर जा कर के गिरती है। तो के यानी कि एम से महानदी, जी से गोदावरी, के से कृष्णा और के से कावेरी। ठीक है, तो महानदी, जी से गोदावरी, क से कृष्णा और क से कावेरी, ये चार रिवर हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी भारत की तरफ, यानी कि एक तो आपका बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर है ना, बे ऑफ बंगाल भी, और आपका एक अरब सागर भी आपका जो पश्चिम भारत की तरफ होगा। ठीक है, आगे लिखा है जबकि नर्मदा नदी और तापी नदी, जबकि नर्मदा नदी और तापी नदी अरब सागर में बहती है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये होकर बहती है, विंध्या और सतपुड़ा से होकर बहती हैं, लेकिन ये विंध्या और सतपुड़ा से होकर बहती है तो गिरती कहाँ है। जैसे महानदी, ये चार नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ जाके गिरती है। वैसे ही पश्चिमी में भी गिरती होंगी कोई नदियाँ। जब ये पूर्वी भारत में गिर रही हैं चार नदियाँ, कौन सी चार नदी पूर्वी भारत में गिरने वाली चार नदी, कौन से नाम है, MGKK, ये पूर्वी भारत में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी भारत ध्यान नहीं हो तो बंगाल की खाड़ी ध्यान रखें कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी चार नदियाँ गिरती हैं, पूर्वी भारत या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में चार नदी, MGKK, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो। M से महानदी, G से गोदावरी, K से कृष्णा और क से कावेरी। ठीक है, तो MGKK चार रिवर हैं, चारों बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूरब भारत की तरफ गिरती हैं। तो जब पूरब भारत की तरफ कुछ नदियाँ गिरती हैं तो पश्चिम भारत की तरफ भी कुछ गिरती होंगी। तो देख लेते हैं कौन सी हैं। तो आंसर में लिखा है जो नर्मदा नदी है और तापी नदी हैं, यही दोनों नदियां हैं जो अरब सागर में, यानी कि पश्चिम भारत की तरफ गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी और तापी नदी क्या हैं, पश्चिम भारत की ओर आती हैं। ठीक है, अरब सागर जो आपका गुजरात और ये इधर से सारा ये गोवा वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपका अरब सागर है। ठीक है, अरेबियन सी, और आपका जो पूर्वी भारत है वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यानी कि पश्चिमी मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में चार नदियाँ गिरती है तो दो नदियाँ कम से कम पश्चिम में भी गिरती होंगी। तो वो कौन सी है, नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
तो ये जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कासन किस विधि से किया जाता है। गाइज आप 7th की जब जियोग्राफी की बुक पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के दौरान में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसमें अलग अलग विधियाँ बताई गई है कि आप अगर सबसे ऊपरी ज़मीन पे खुदाई करोगे तो कौन सी विधि कहलाएगी, वो अगर गहराई से कुछ सामान को निकाल रहे हो तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, ठीक है। या कम गहराई से अगर कुछ चीज़ों को हम कुछ तत्वों को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ खनिज लवण को अगर हम कम गहराई से प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कौन सी विधि कहा जाएगा, ऐसे। ये एक अलग अलग विधियां हैं। तो यहाँ पे बोला कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो कि बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद ही शायद मिलती है आपको, है ना। तो अभी देख लेते हैं क्या है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो दोनों ही नेचुरल है ना, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस, जो कि धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, है ना, धरातल के बहुत ज़्यादा ही नीचे पाए जाते हैं। इनका निष्कर्षण या निष्कासन भी बोल सकते हो कि इनको निकालने के लिए जब इसको निकाला जाता है, पेट्रोल को, प्राकृतिक गैसेस को, तो इनको कौन सी विधि के द्वारा बाहर, निष्कर्षण का मतलब निकालना, कि कौन सा विधि से निकालते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। तो आंसर में देखते हैं क्या है, लिखा है खनन विधि, ठीक है, खनन विधि, खनन विधि के द्वारा, ठीक है। लिखा है पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। दो दबी हुई शैलें हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, पृथ्वी के अंदर जो दबी हुई शैलें हैं उनको निकालने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जो अंदर दबी होती है उसके लिए खोदना पड़ता है, खनन करना पड़ता है, ज़्यादा खोदना पड़ता है, तो उसको खनन विधि कहते हैं, ठीक है। जो सबसे अंदर दबी हुई शैलें होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए, दबी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, तो ख से खनन, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना इसको कि खनन विधि कहा जाता है जो बाहर निकालने में टाइम लगता है। बोला है नेक्स्ट पॉइंट में स्टार बना के कि जब कम खुदाई या कम गहराई से कुछ चीज़ें निकाली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विवृत, ठीक है, विवृत खनन, ठीक है, विवृत खनन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कम खुदाई करते हैं यानी कि जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती तो उसको हम बोलते हैं विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ओपन कास्ट यानी कि जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे कहते हैं ना ओपन माइंडेड, कि जो थोड़ी खुले विचार के होते हो तो उनके साथ एडजस्टमेंट आप इजी करते हो, तो जैसे ओपन माइंडेड लोग जैसे हम कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि जो जहाँ पे दिक्कतें कम होती है यानी कि कम गहराई से हमें चीज़ें निकालनी होती है तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं विवृत खनन, विवृत खनन। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, और हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं, विवृत खनन, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी मैं दोबारा रिकैप करता हूँ इसको, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा गहराई से निकालेंगे तो खनन विधि, कम गहराई से खोदने के लिए होगा तो वी और वृत, ठीक है, विवृत खनन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट में देखते हैं, अधिक गहराई से खनिज निकाला जाता है तो उसको कूपिक, जब दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकाला जाता है, जो दब गई हैं शैलें, कई सारी शैलें, उसमें भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो उनको जब निकाला जाता है तो उसको खनन विधि कहा जाता है। साधारण से हमने खोद के हटा दिया, निकाल दिया, ख़त्म। अब जब कम गहराई, मतलब थोड़ा सा मैंने खोदा और मुझे तत्व मिल गए, खनिज मिल गई कोई सी हल्की सी खुदाई पे, तो उसको मैंने बोला विवृत, इंग्लिश में हमने बोला ओपन कास्ट माइनिंग। अधिक गहराई से खनिज को अगर निकाला जाता है, बहुत अधिक गहराई तक जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कूपकी खनन, कूपकी यानी कि शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। कूप जैसे कुप्पी होती है ना, कीप, जैसे आप कीप को भी बोलोगे तो कीप में नीचे से लेके उतना ऊपर तक भरा होता है, यानी कि वो काफ़ी हद तक वो मेहंदी उसमें भरी होती है। या आपने देखा होगा अगर आपके घर में जो मिट्टी का तेल, जैसे हम बोलते थे केरोसिन वगैरह ऑयल जब जलाते थे स्टोव वगैरह में, तो स्टोव में ऑयल
फिल करने के लिए क्या करते थे, एक कुप्पी जैसा उसका इस्तेमाल करते थे, है ना। तो वो भी होता था कि उसमें क्या है, बहुत गहराई, मतलब एक गहरा उसके वो पाइप सा बना होता था, लंबा चौड़ा सा, है ना, यानी कि अंदर तक ऐसे पूरा वो ऑयल को हम फिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला है कि जब कम गहराई है तो हमें विवृत खनन कहेंगे, बहुत ज़्यादा अधिक गहराई है तो उसके लिए हम कुप्पी लगाएंगे, मतलब कि ऐसी नली, ऐसा पाइप जिससे हम आसानी से बाद में निकालें। तो अधिक गहराई के लिए हम कुपिक खनन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट, ठीक है। ओपन माइंडेड में जैसे मैंने बताया था कि ओपन माइंडेड लोग होते हैं जिसमें आसानी होती है उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वैसे ही ओपन कास्ट माइनिंग, माइनिंग मतलब खुदाई वगैरह जब होती है उसको इंग्लिश में माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। जब बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे ना आसपास बुलडोज़र्स वगैरह से जो मॉल वगैरह या कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है, तो या कुछ पार्क वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे जब बुलडोज़र्स वगैरह वो खोद रहे होते हैं सारी चीज़ों को, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइनिंग करना, यानी कि खुदाई का काम करना। तो जब कम खुदाई होती है तो उसमें विवृत खनन, ठीक है, और अधिक खुदाई जब होती है तो उसमें कुपिक खनन, कुपिक खनन में कुपिक खनन उसमें होता है, ठीक है। अधिक गहराई में क्या होता है, कुपिक खनन। किंतु बहुत अधिक गहराई, अब बहुत ज़्यादा गहराई के लिए भी क्या होता है, जैसे जिसमें हम पेट्रोल निकालते हैं, प्राकृतिक गैस निकालते हैं, तो उसे प्रवेधन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवेधन, यानी कि ड्रिलिंग विधि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के काफ़ी अंदर होता है, काफ़ी नीचे पाया जाता है, उसका निष्कासन करने के लिए या उसका निष्कर्षण करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है, कांग्या ड्रिलिंग। हिंदी में आपका है प्रवेधन और इंग्लिश में उसको क्या बोला है, ड्रिलिंग विधि, ठीक है, ड्रिलिंग विधि, ऐसे याद रख लेना। उत्खनन क्या होता है, उत्खनन बोला है साधारण तरीके से बिना मेहनत के खनिज प्राप्त कर लेना, तो जिसको ज़्यादा उखाड़ना नहीं पड़ा, जिस उत्खनन नहीं करना पड़ा, जिसको उतना ज़्यादा, उत्खनन मतलब उतना खनन नहीं करना पड़ा, ऐसे ध्यान रखना है। उत्खनन मतलब, ठीक है, तो उत्खनन मतलब उतना खनन नहीं करना, ठीक है। अब ये इसको कैसे याद रख सकते हो, उत्खनन यानी कि खनन उतना नहीं किया, उतना खनन नहीं करना, ऐसे याद रखने के लिए कि उत्खनन मतलब उतना खनन नहीं करना पड़ा, तो उस उतना खनन नहीं करना पड़ा यानी कि जिसमें हम बिना मेहनत के खनिज प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्खनन। तो उत्खनन विधि का मतलब उतना खनन नहीं करना पड़ा, यानी कि जितना मेहनत करनी थी उतना हमने मेहनत नहीं करी, यानी कि आसानी से हमें खनिज मिल गया जिसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ी, उसको हमने बोला उत्खनन। अब मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक साथ कर देता हूँ, आप उसमें से चेक कर लिया करें, जो भी वीडियोस आपने देखी है, उसके अलावा जो नहीं देखी है उसको देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे अभी, ठीक है, पहले और देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो उत्खनन हो गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सी विधि है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो कि सबसे अंदर गहराई में होते हैं, उसको निकालने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है, ड्रिलिंग। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है, ड्रिलिंग। यहाँ पे लिखा है ना, किंतु बहुत अधिक गहराई से, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में होता है पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस, तो ये अधिक मात्रा में गहराई होती है इसके लिए, तो उसके लिए जिसमें पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो इन पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग यानी कि हिंदी में बोला प्रवेधन किया जाता है। लेकिन अगर प्रवेधन नहीं करना है, यानी ड्रिलिंग यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा गहराई नहीं जोड़ते, तो उससे थोड़ी अधिक गहराई अगर हमने कम करनी है तो उसके लिए हम कहेंगे कुपिक खनन। कुपिक खनन यानी शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। शाफ्ट माइनिंग मतलब अधिक गहराई, और अधिक से भी कम गहराई अगर हमने की है तो उसको हम विवृत खनन बोलेंगे। लेकिन हमने किसी में खनन किए ही नहीं, साधारण तरीके से ही मिल गया बिना ज़्यादा खनन किए, तो उतना खनन नहीं करना पड़ा है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कैसे बताया याद रखने के लिए, उत्खनन यानी कि उतना खनन नहीं किया हमने, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता और न्याय का उदाहरण। समानता और न्याय ये एक इन जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं जब हमसे पूछे जाते हैं, हमारे माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, जब उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है, विच इज़ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस और RTE एक्ट, ठीक है, या NCF, पार्ट ऑफ NCF,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समानता और न्याय से संबंधित उदाहरण क्या हैं? स्कूल या कॉलेज में लड़कियों की फ़ीस माफ़ करना, असमान समूह वर्गों को प्रावधान देना। ठीक है, अब SC ST OBC जिनको लोग क्या करते हैं, उनकी कास्ट के बेसिस पे जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी तो कास्ट ही ऐसी है, तो तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुम वैसे नीचे हो और तुम्हें कौन सा ऊंचा काम करके ऊंची बन जाओगे या ऊंचा बन जाओगे, ऊंचा हो जाओगे। तो लोग इस तरह से एक टॉन्ट मारते हैं ऐसे लोगों को। तो वो सारी चीज़ों को ना करने के लिए समाज में इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए ही हमें समानता और न्याय की ज़रूरत पड़ती है। तो जो असमान समूह वर्ग है उनको प्रावधान दिया जाए, ताकि वो जहाँ कहीं भी जैसे भी अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी भी जगह लड़कियों को थोड़ी सी माफ़ी, जैसे फ़ीस में हो गई या एडमिशन सीट्स में हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स दे देना ऐसे वाला। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि जो लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे लोग, वो इसलिए कि जैसे बोलते हैं कि देखो बेटा बहुत फ़ीस लगती है, तो इस चक्कर में फिर बच्चे पीछे हो जाते हैं, लड़कियां खासकर, है ना। या उनके पेरेंट्स जब सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस लग रही है तो वो नहीं अफोर्ड करते हैं, और वो जब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, दिक्कत है ना। तो फिर क्या होता है, इन सबको छूट देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, पाक्षिक समाचार पत्र यानी कि खबर लहरिया। ये मैं जब NCERT में भी पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा तो मतलब फ़न लगा कि अरे वाह, अखबार का नाम भी खबर लहरिया लिखा हुआ है। तो पाक्षिक समाचार पत्र जिसको हमने बोला है खबर लहरिया, जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है। पाक्षिक समाचार पत्र यानी कि खबर लहरिया जो महिलाओं के, किसके लिए, महिलाओं के समूह द्वारा संचालित या शुरू किया गया, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से शुरू होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक आंसर आपके लिए मिलता है कि खबर लहरिया कौन से ज़िले में शुरू हुआ। खबर लहरिया क्या है? खबर लहरिया एक समाचार पत्र है, पाक्षिक समाचार पत्र है। खबर लहरिया क्या है गाइस, क्वेश्चन में भी आंसर 2 से 3 छुप रहे हैं कि पाक्षिक समाचार पत्र किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं ने शुरू किया तो महिलाओं से संबंधित होगी, या उनसे उनकी जो डे टू डे या डेली जो लाइफ है उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे भी मिलता है कि पाक्षिक समाचार पत्र महिलाओं से संबंधित है। पाक्षिक समाचार पत्र को किस नाम से और जाना जाता है? खबर लहरिया के नाम से जाना जाता है। खबर लहरिया या पाक्षिक समाचार पत्र जो महिलाओं के लिए बनाया गया, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया इस पत्र को, वो कौन से ज़िले में है, कौन से स्टेट से? यूपी से, उत्तर प्रदेश ज़िले से है। ठीक है, लेकिन आगे इसमें क्वेश्चन का जो आंसर पूछा है वो क्या है कि कौन से क्षेत्र से प्रारंभ होता है। यूपी में तो है, लेकिन यूपी में भी कहाँ से शुरू हुआ खबर लहरिया समाचार पत्र या पाक्षिक समाचार पत्र? खबर लहरिया क्या है? एक तरह का समाचार पत्र तो है, लेकिन कौन से नाम का? पाक्षिक, ये ध्यान रखना। तो ये यूपी में चित्रकूट एक जगह है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो चित्रकूट से इसका प्रारंभ हुआ, चित्रकूट से इसका प्रारंभ हुआ। कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं किसी उसमें नाम सुना ज़रूर होगा, चित्रकूट गए थे ये भगवान, या चित्रकूट में ये चीज़ें हुई, तो आपने कहीं सुना होगा। वो तो आपको मैंने हिंट दिया, आप जान लेना। तो समाचार पत्र जो पाक्षिक समाचार पत्र है वो खबर लहरिया के नाम से जाना जाता है। किसने शुरू किया? ये महिलाओं ने शुरू किया। और ये कहाँ पर, कौन से स्टेट से? यूपी से। लेकिन यूपी में कौन सी जगह से है ये पूछा है, तो चित्रकूट से शुरुआत हुई, यूपी के चित्रकूट से खबर लहरिया या फिर पाक्षिक समाचार पत्र तो है, लेकिन पूरा नाम बताना है पाक्षिक। ठीक है, आगे लिखा है ये खबर हर 15 दिनों में दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित होती है। दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित होती है। तो खबर लहरिया महिलाओं ने शुरू किया, तो महिलाओं ने अपनी दयनीय दशा को, अपने सामाजिक जो रूढ़िता है, समाज में जो रूढ़िता या रूढ़ विचार के जो लोग हैं उनको मतलब कहते हैं ना कि उनका
भांडा फोड़ने के लिए कह लो, या उनको बताने के लिए कि समाज का मतलब ये नहीं है कि अपना विकास और बाकी का छोड़ दो। ठीक है, समाज का मतलब है कि हर किसी को एक समान रखना। ठीक है, तो महिलाओं ने ये शुरू किया, ये पाक्षिक समाचार पत्र, जिसको हमने खबर लहरिया बोला। तो ये दलित महिलाओं द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं ने शुरू किया, लेकिन कौन सी, उच्च परिवार की या मध्यम परिवार की या दलित परिवार की, कैसे? तो आंसर है आपका दलित परिवार की जो महिलाएं थी, उन्होंने इसको प्रकाशित की, जो शोषण वर्गों को ज़्यादातर विशेष महत्व देते हैं। तो महिलाओं ने अपने साथ हुए अत्याचारों को, शोषणों को अपने महिलाओं को अपने जो महिला समाज एक उनका था, जो पूरा ग्रुप था, समूह था, विशेषकर जो समाज से पिछड़ रही थी महिलाएं, वो दलित जो महिलाएं थी, उनके साथ जो हो रहे अत्याचार थे, अन्याय थे, उनको प्रकाशित किया गया, उन पर प्रकाश डाला गया इस खबर लहरिया में, कि लहर मचा दिया महिलाओं ने पूरे जगह अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। आगे क्या है, बंजारों के संदर्भ में सत्य कथन, यहाँ पे सत्य कथन बोला है, इसमें से कुछ कथन ऐसे होंगे जो असत्य मिलेंगे, लेकिन हम सत्य को जान लेते हैं कि बंजारों के बारे में कौन से सही कथन है। बंजारे आपको पता है जो इधर से उधर घूमते हैं, एक से दूसरी जगह काम काज करते हैं। घूमते का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम घूमते हैं, वो घूमते हैं लेकिन अपने काम के लिए घूमते हैं, और अपनी मेहनत से अपनी रोटी कमाने के लिए घूमते हैं। तो बंजारे के बारे में क्या सही बात है, बंजारे लोग महत्वपूर्ण व्यापारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब अपने काम से जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और खानाबदोश थे। खानाबदोश भी वही होते हैं जो पहाड़ों पे अक्सर एक टीवी दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आता था खानाबदोश करके, इवनिंग टाइम पे। ठीक है, दूरदर्शन चैनल होता था जो डीडी नेशनल बोलते हैं, जिसको सबसे पहले लोग देखते भी थे। ठीक है, तो हम लोगों के पास जब ब्लैक एंड वाइट वो टीवी हुआ करती थी, तो हम लोगों ने भी खानाबदोश देखा, नाटक जो इवनिंग टाइम पे आता था डीडी नेशनल पे, दूरदर्शन चैनल पे। ठीक है, तो जो बंजारे लोग हैं वो क्या है, वो एक तरह के व्यापारी होते हैं या फिर खाना बदोश होते हैं। ठीक है, खाना बदोश मतलब वो एक तरह से बंजारे टाइप से होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाज़ार तक अन्न को पहुंचाने का काम किया। बंजारों की मदद किसने ली, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बंजारों से नगर के बाज़ार, जो नगरों में बाज़ार हुआ करते थे, बड़े बड़े नगरों में जो बाज़ार लगने लगे, उन बाज़ारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी में इतनी खिलजी देखो, खिलजी ने खिल्ली उड़ा दी कमज़ोर व्यक्तियों की। तो खिलजी इतना थोड़ा सा उसने क्या, खिलजी ने खिल्ली उड़ा दी बेसिकली उन बंजारों की जो अपनी मेहनत से काम करते थे। उनसे ज़बरदस्ती क्या किया उसने कि नगरों के जो बाज़ार होते हैं, नगरों में जो बाज़ार लगते थे, उन नगरों से अनाज को या अन्न को पहुंचाने का काम करता था उस नगरों तक। ठीक है, खिलजी ने क्या करा, बंजारों की हेल्प ली। तो ये सत्य कथन है। हाँ, बंजारों से मदद ली, किसने ली, खिलजी ने ली। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से मदद क्या ली कि बंजारों से नगर के बाज़ार तक, जो नगरों में बाज़ार बनाए गए थे, वहाँ पे जो सामान की आपूर्ति होती थी, तो उसको पूरा करने के लिए, उस तक सामान लाने के लिए, उस नगर के बाज़ार में सामान पहुँचाने के लिए, अन्न को पहुँचाने के लिए बंजारों की मदद ली जाती थी, जो कि एक व्यापारी भी थे, एक तरह से खाना बदोश भी थे। तो दोनों कथन सही हैं। आगे लिखा हुआ है चावल की खेती 7th और 8th की ज्योग्राफी में ये सारा बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पहले तो आंसर है चीन। चावल सबसे ज़्यादा कौन बड़े मात्रा में उगा रहा है इसको, चीन। ठीक है, चाइना में चावल, च से चाइना, च से चावल। ठीक है, चाइना चावल, ऐसे याद रख सकते हो, च और च का साउंड हो रहा है। ठीक है, च से चाइना, च से चावल, ऐसे ध्यान रखने के लिए बताया मैंने। ठीक है, चाइना और चावल ऐसे। तो ये चावल कौन सी खेती कौन से सीज़न की है, खरीफ फसल कहलाती है, यानी कि समर सीज़न में। अब आपके गांव में धान की बिठाई, धान का रोपण शुरू हो गया होगा, है ना। जो गांव में लोग होंगे अभी, कौन सा महीना चल रहा है ये,
जुलाई है ना, जैसे अगस्त सितंबर तक आते आते क्या होता है, इस तरह की जो खेती है इसकी शुरुआत हो जाती है, जब बारिश वाला टाइम होता है या उस तरह का, ताकि थोड़ी सी चावल को जो है पानी मिल सके, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में इसको ज़रूरत होती है ना। तो चावल एक तरह की कौन सी फसल में आता है, खरीफ फसल में। खरीफ फसल कौन से टाइम पे उगाती है, समर सीज़न में, ठीक है। इसका एक पॉइंट क्या है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चावल की खेती की बहुत बेहतर जलवायु परिस्थितियाँ में साल में 2 से 3 फसल उगाई जा सकती हैं, ठीक है। चावल की खेती की जा सकती है, यानी कि देखो पश्चिम, जो हम कहते हैं ना कि बंगाली लोग या बंगाल के लोग चावल खाते हैं, तो चावल इसलिए खाते हैं बच्चों, क्योंकि बंगाल में वहाँ की जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं, या वहाँ का जिस तरह का मिट्टी है, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, आसपास का जो वातावरण है, जलवायु स्थिति है जो, वो चावल उगाने के लायक ही होती है। बंगाल या पश्चिम बंगाल बोल लो, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो यहाँ पे चावल की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसका रीज़न है कि वहाँ के जलवायु की परिस्थिति बहुत बेहतर होती है, इसीलिए वहाँ पे साल में कम से कम 2 या 3 बार फसल उगा लेते हैं लोग। यहाँ पे हम 6 महीने में फसल को चेंज करते हैं सीज़न के हिसाब से। वहाँ पे क्या है, वहाँ एक साल में सीज़न कैसा भी रहे, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है, उसके जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती है, और इसलिए चावल वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि अलूवियल सॉइल, ठीक है, अलूवियल, ठीक है, अलूवियल क्लेई सॉइल, अलूवियल क्लेई सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी में अच्छी बढ़त होती है, किसकी, चावल की, ठीक है। चावल कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उगता है, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। जलोढ़ यानी कि इंग्लिश में बोला है अलूवियल क्लेई सॉइल, ठीक है, चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जाओ या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादातर उगाई जाती है। अब बात आती है गेहूँ की, तो गेहूँ की कटाई लोग लगभग मार्च और अप्रैल में आते आते शुरू हो जाती है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कभी तापमान में परिवर्तन होता है तो जल्दी फसल पकने शुरू हो जाती है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो गेहूँ है, गेहूँ क्या है, ये रबी फसल है। रवि तो नाम आप लिखते हो ना, रवि लिखते हो ना, बा से बकरी वाला ब तो नहीं लगाते ना, वा से वन वाला व लगाते हो ना, रवि। तो ये ध्यान रखना, गेहूँ क्या है, एक रबी फसल है। रबी फसल कब उगाई जाती है, विंटर में। गेहूँ आपका सर्दियों में उगता है और मार्च अप्रैल आते आते इसकी कटाई शुरू हो जाती है। फिर ज़मीन को वो कहते हैं ना, वो सारी जो मिट्टी वगैरह होती है उसकी खुदाई करके वापस से ज़मीन को खेती करने लायक बना के छोड़ते हैं टाइमली। फिर उसके बाद चावल की खेती होती है जो कि समर सीज़न में शुरू हो जाती है। गेहूँ उगती है जो मार्च अप्रैल तक आते आते कट जाती है। फिर मई जून में इतना गर्मी का मौसम होता है जहाँ पे हम खरीफ यानी कि समर सीज़न में चावल उगाते हैं, क्योंकि चावल को धूप अच्छी मात्रा में चाहिए होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। तो आगे देखते हैं, तो गेहूं के बारे में देख लेते हैं कि गेहूं क्या है, एक रबी फसल है। ये मध्यम तापमान में, चावल को गर्मी में उगाया जाता है तो उसको अधिक तापमान, मतलब अधिक तापमान पड़ेगा ही पड़ेगा और उसको अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। तो और कौन से जगह पे 2 से 3 बार उगा लिया जाता है साल के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश में उगा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन गेहूँ उसका उल्टा है, गेहूँ में हम गेहूँ को सर्दी में उगाते हैं क्यों, और गेहूँ को क्या है, मध्यम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा धूप उसमें नहीं उग पाएगा यानी, ठीक है। तो गेहूँ मध्यम तापमान में और मध्यम वर्षा वाले मौसम में उगाई जा सकती है, ठीक है। मध्यम तापमान यानी मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, जहाँ पे कम बारिश हो वहाँ पे। लेकिन चावल के लिए तो अधिक पानी चाहिए होता है, जैसे कि आप देखते हो ना हमारे भारत में मई जून में जो है मॉनसून में परिवर्तन होता है और बारिश अगस्त सितंबर तक होती है। इस बार तो जल्दी जल्दी होने लग गई बारिश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चावल जैसे गर्मी में उगता है और चावल को ज़्यादा पानी, ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन गेहूँ उसका उल्टा है। गेहूँ को हम गर्मी में नहीं, सर्दी में उगाते हैं, और सर्दी में उगाते हैं तो इसको तापमान भी कमी पड़ता है, कम तापमान की कम ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। मध्यम तापमान में उग जाता है गेहूँ, और मध्यम वर्षा भी होगी तो भी चलेगा, गेहूँ उग जाएगा। कटाई के समय में तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि मैंने बोला ना कि गेहूँ को उगाते सर्दी में हो, लेकिन गेहूँ की कटाई के लिए मार्च और अप्रैल जैसे जो महीने होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। उगता सर्दी में है, लेकिन जब कटाई होती है तो इसको तेज़ धूप की ज़रूरत होती है गेहूँ को, क्योंकि धूप भी पड़ेगी जब उस मार्च अप्रैल में जाके, तभी तो और ज़्यादा पकेगा, अच्छे दाने बनेंगे पक्के, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो गाइज़ आप देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।